चलिए आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 1A की 7वीं सवाल। अब तक हम लोग प्रश्नावली 1A की 6 सवाल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1A की 7वीं सवाल। ठीक है ना, है कि नहीं? 7वीं सवाल इस टाइप की थी, कोई सवाल आ जाए, इस टाइप की कोई सवाल आएगी, इसी के आधार पर लगेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, चलो देखो ध्यान से। सवाल क्या कह रहा है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है ना, इसके कहने का मतलब है दर्शाइए कि मतलब आपको दिखाना है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी विषम पूर्णांक होगा वह 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का ही होता है। ठीक है ना, समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी कि 6q+1 के रूप का होगा, 6q+3 के रूप का होगा, 6q+5 के रूप का होगा। ठीक है ना, इस रूप में हो सकता है, न कि 6q+2 के रूप का होगा, 6q+4 के रूप का होगा, 6q+6 के रूप का होगा। समझ गए कि नहीं? मतलब कि ये विषम पूर्णांक नहीं होंगे, ये हमारे विषम पूर्णांक यदि इस टाइप में आएगा तो विषम पूर्णांक नहीं होंगे। समझ गए कि नहीं? ये विषम पूर्णांक नहीं होंगे। यदि इस टाइप का आएगा तो ये हमारा विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा? विषम पूर्णांक होगा। समझ गए कि नहीं? है कि नहीं? तो ये चीज हमें दिखाना है, ये चीज हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलिए, तो दिखाने से पहले हम क्या करेंगे? दिखाने से पहले इसको हम मानेंगे। ठीक है ना, कुछ पद मानना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? जब तक हम कुछ पद नहीं मानेंगे तब तक हम इसको लगा नहीं सकते। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, किस तरह से इसे लगाया जाता है। ठीक है ना, बात सुनाएगी नहीं है? तो हम मानेंगे, हम क्या करेंगे? मानेंगे, कोई संख्या मानेंगे। ठीक है ना, समझ गए? हम कोई संख्या मानेंगे। तो ये मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक, माना ए कोई धनात्मक, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, माना ए कोई क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तथा b बराबर 6, तथा b बराबर 6। अब b बराबर 6 कहाँ से हुआ? है कि नहीं? b बराबर 6 कहाँ से हुआ? देखिए, 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का हो सकता है। जो 6 है यहाँ पर, इसी को हम यहाँ रखेंगे। यदि 6 की जगह यहाँ पर 4 हो जाए, जैसे यहाँ पर 4 हो जाए आपका, यहाँ पर 4q+1 हो जाए तो हम यहाँ पर 4 रखेंगे। ठीक है ना, तो 6 है तो हम 6 रखेंगे। क्या रखे हैं? 6 रखे हैं। समझ गए कि नहीं? इसमें 6 है तो हम लोग क्या रखेंगे 6 ही रखेंगे। ठीक है ना, चलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है कि नहीं? इस पर हम नियम लागू करेंगे। यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम होता है उसका नियम होता है। ठीक है ना,
क्या नियम होता है, क्या हम लोग लिखते हैं, हम लिखेंगे जैसे हमें पता था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। क्या होता है, शेषफल। यहाँ पर भाज्य को हम ए मानेंगे, जैसे हमने कोई माना कोई धनात्मक पूर्णांक माने तो वहां पर हम लोग क्या मानेंगे, ए मानेंगे। भाजक हमारा जिससे हम भाग देते हैं यानी 6 से भाग देंगे, 6 हो जाएगा। भागफल हमारा क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे बी, बी क्यू प्लस आर, ये माने थे हम लोग, है कि नहीं। जहाँ ए हमारा भाज्य था, बी हमारा भाजक था, क्यू हमारा भागफल था और आर हमारा क्या था, शेषफल था। समझ गए कि नहीं। बहुत आसान सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। यदि हम एक समझ गए तो वह क्या सब लगा लेंगे, यदि हम एक समझ गए तो वह क्या सब क्या करेंगे, आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसके कुछ मान हो जाएंगे, ठीक है ना। या मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, समीकरण नंबर 1। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक ना। अब b बराबर 6 दिया है, यदि b बराबर यहाँ पर 6 दिया है तो हम r का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, r का। तो r का मान हमारा हो जाएगा, जीरो से लेंगे, 0 1 2 3 4 5, यानी 6 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे 5 तक ले जाएंगे, यानी काउंटिंग 6 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो काउंटिंग हमारी 6 हो गई, राइट। चलिए, और यहाँ पे एक कंडीशन और लागू होता है। क्या करेंगे हम लोग, जो 0 होता है हमारा वह छोटा और बराबर हो सकता है r से। मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो 0 होता है, जो शून्य होता है, वो r से छोटा होता है और इसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा b होता है, b जिसे हम भाग देते हैं, वो हमेशा r से बड़ा होता है। समझ गए कि नहीं। चलिए, ये चीज़ है, थोड़ा इस पर भी ध्यान देना होगा, तो पहले ही बता चुका हूँ। चलिए, अब यहाँ से हम मान रखेंगे और इसको देखेंगे कि कौन से ऐसे पद होते हैं जो हमारे 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का हो सकता है। चलिए आइए देखते हैं। लिखेंगे r बराबर 0 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो a बराबर b का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 6 है, b का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर हम 6 रखेंगे यानी 6 रखेंगे। और q का वैल्यू कितना है, नहीं है, रहने दीजिए, प्लस r, r का वैल्यू कितना है, पहला 0 है तो 0 लिखेंगे। तो जाएगा a बराबर 6q, ये बराबर क्या होगा, 6q हो जाएगा। समझ गए। यदि हम r का मान 0 रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में, तो हमारा a बराबर 6q आएगा, ठीक। चलिए, यदि हम r बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस में r, तो a बराबर b का वैल्यू यहाँ पर 6 है यानी 6 है, तो यहाँ पर हम 6 रखेंगे। q का वैल्यू नहीं रखना है, r का वैल्यू 1 है तो हम 1 रखेंगे। तो हमारा हो गया a बराबर 6q+1 के रूप का हो गया, ठीक। अब फिर लिखेंगे, अब r का मान 2 रखेंगे, तो r बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। चलिए, तो समीकरण हमारा यही है
ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी का मान 6 है, क्यू का वैल्यू नहीं रखना है, आर का मान 2 है, तो हमारा हो जाएगा ए बराबर 6 क्यू प्लस 2 के रूप का हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे आर बराबर 3। चलिए आर बराबर 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। ए बराबर बी का मान यहाँ पर 6 है, क्यू का मान नहीं रखना है, आर का मान हमें 3 रखना है। ये हो जाएगा ए बराबर 6 क्यू प्लस 3। फिर लिखेंगे आर बराबर 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर ए बराबर बी का मान कितना है, 6 है, क्यू आर का मान 4 रखेंगे, आर का मान क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। चलिए ये हो गया। आर बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण में क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी का वैल्यू कितना है, 6 है, क्यू का मान नहीं रखना है, आर का मान 5 है, सारे मान रख दिए गए। अब हम इसमें से वो मान लेंगे, इसमें से हम वो मान लेंगे जो हमारे इस रूप को, जो इस रूप से मिल रहा हो, मैच कर रहा हो, ठीक ना। अब देखिए तो हम लिखेंगे अतः 6 क्यू तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्यू का मान 1 रखेंगे तो 6 आएगा, सम हो गया, ये नहीं लेंगे। यहाँ पर यदि हम 1 रख रहे हैं, क्यू का मान 1 2 3 4 कुछ भी रख रहे हैं, यदि विषम आता है तो इसको ले लेंगे। क्यू का मान यदि हम 1 रखेंगे तो 6 1 7 हो जाएगा, विषम आ गया, ठीक ना। इसका मतलब अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक हमारा पहला मिला 6 क्यू प्लस 1। ये नहीं हो सकता, 2 है, मान रखेंगे सम आएगा, ये नहीं लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 3 व ये 4 आ गया, सम हो गया, इसको नहीं लेंगे। ये 5 है, विषम है, तो इसको हम ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 5। समझ गए कि नहीं, 6 क्यू प्लस 5 क्या है, विषम पूर्णांक है। क्या है, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 व 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होगा, के रूप का होगा। बस हो गया, सॉल्व हो गया, एकदम आसान सवाल है, ठीक ना। यदि इस टाइप की कोई भी सवाल यदि आपको मिल जाए, कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ ही रहेगा। मैटर क्या होगा कि यहां पर 6 की जगह 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बकिया कुछ नहीं करना है, हमें कुछ करना नहीं है, एकदम सिंपल सवाल है, इसको हम इसी तरह लगाएंगे। समझ गए कि नहीं। सपोज करो यदि यहां पर 4 हो गया, 6 जन कितना हो गया, 4 हो गया, यहां भी 4 हो गया, मान लो यहां भी 4 हो गया, तो मैं एक ही जगह दिखा दे रहा हूं। देखो आप यही लिखोगे जो लिखा गया है, थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। बी बराबर यहाँ 6 लिखे हो ना, यहाँ 6 था तो आप यहाँ 6 लिखे हो ना, 6 नहीं लिखोगे, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। समझ गए, यहाँ चेंज हुआ। ये सब यही लिखोगे, ये भी आप यही लिखोगे, इस चीज को भी आप यही लिखोगे, इस चीज को थोड़ा सा चेंजिंग होगा। यहाँ पर 6 था तो हमने 1 2 3 4 5 6 बार लगाया, लेकिन यहाँ पर 4 हो गया तो हम कितनी बार जाएंगे, 4 बार, यानी 1 2 3 4, केवल 3 तक ही ले जाएंगे। समझ गए। अब देखो 3 तक ले गए ना, मतलब 4 है तो 3 तक ले गए। देखो आर का मान 0 रखेंगे, एकदम यही चीज रहेगा,
आर का मान 1 रखेंगे यही चीज रहेगा, आर का मान 2 रखेंगे यही रहेगा, आर का मान 3 रखेंगे यही रहेगा। अब 4 से ये मामला खत्म हो जाएगा। ये देख रहे हो ना, 4 से, ये 4 से ये मामला क्या होगा, खत्म हो जाएगा। मतलब आपकी सवाल आ गई, हो गया, समझ गए कि नहीं? आपका सवाल हो गया। इसी तरह ये लगेगा, इस टाइप की कोई भी सवाल आए तो आप इस तरह लगाओगे, इसी बेस पर लगाओगे, केवल अंक चेंज होगा, केवल अंक चेंज हो जाएंगे, बाकी सब वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बस करते हैं, इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए, प्रश्नावली 1A की प्रश्न 8वां है, ठीक ना। इसको हम देखेंगे, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसानी से हम लगाएंगे। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। समझ गए? इसके कहने का मतलब है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, मतलब एक सेना की टुकड़ी है जो चल रही है। संख्या कितनी है उनकी? 616 है। 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। इसका मतलब ये होगा कि 32 सदस्यों वाला ऐसी टुकड़ी है जिसमें 32 सदस्य हैं और वो सदस्य आगे चल रहे हैं और वो बैंड पार्टी वाले हैं। वो बैंड आर्मी बैंड है, समझ गए ना? बैंड है, आर्मी बैंड है, और वो 32 के सदस्यों में है। उनके पीछे 616 सदस्यों की एक सेना टुकड़ी जो है मार्च करते हुए चलना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्मी बैंड है वो अपना आगे बजाते 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 चलेगी, है कि नहीं? और पीछे से हमारे जो 616 जवान हैं वो आगे पीछे से मार्च करते हुए चलेंगे, मतलब चलेंगे सब उनके पीछे, ठीक ना। चलो, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। जो उनका स्तंभ बनेगा ना, मान लो 32 सदस्यों वाली जो टुकड़ी है बैंड की, यदि उसमें 5 स्तंभ हैं तो इसमें भी 5 ही स्तंभ लगेंगे। भले से इसके स्तंभों की संख्या इसके स्तंभों की संख्या में अंतर आ जाए, क्यों नहीं अंतर आएगा? ये 32 ही है या 616 है, लेकिन जितने स्तंभ इसके रहेंगे, यदि ये 5 स्तंभ में जा रहे हैं मार्च करते हुए अपने बैंड बजाते हुए, तो ये भी 5 ही स्तंभ में रहेंगे, भले से इसकी संख्या मार्च स्तंभ में ज्यादा हो जाए। इससे मतलब नहीं है। क्या कह रहा है देखो, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब 32 बैंड वाले जो आगे जा रहे हैं, यदि वो 5 यदि उनका बना हुआ है, 5 उनका स्तंभ है, तो इनका भी स्तंभ 5 ही होना चाहिए, उससे बेसी नहीं उससे कम। इसी कहने का मतलब यह है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? जो स्तंभ बने हैं उनकी अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अधिक से अधिक संख्या क्या हो सकती है, ठीक ना। जिसमें वे मार्च कर रहे हैं उनकी अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ठीक ना। जिसमें वो मार्च कर रहे हैं उनकी अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, समझ गए कि नहीं? अधिकतम संख्या में वो मार्च कर रहे हैं तो वो हमें ज्ञात करना है, समझ गए कि नहीं? स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, कितने स्तंभ में वो जा रहे हैं, दोनों, है कि नहीं? मायने नहीं रखता कि पहले स्तंभ में कितने, ये जो 616 वाले जो स्तंभ बना के जा रहे हैं, तो उनके स्तंभ में कितने जवान हैं और उनके स्तंभ में कितने जवान, मतलब ये नहीं है। मतलब है कि स्तंभों की संख्या कितनी है, बोला है ना, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर रहे हैं, जिसमें वो मार्च करते हुए जा रहे हैं, समझ गए कि नहीं? तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें लिख लेना है, हमें लिखना है कि 616 सदस्यों वाली एक सेना की जो टुकड़ी है कि नहीं, है कि नहीं? चलो लिखना है, पहली टुकड़ी में सेना की संख्या है ना। पहली टुकड़ी में क्या लिखेंगे? पहली टुकड़ी में
सेनक संख्या या जवानों की संख्या लिख सकते हैं। पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या, पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है? 616 है। दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या कितनी है? 32 है। यदि ऐसा कहीं कंडीशन यदि आपको मिल जाए, हालांकि सवाल देखने में बहुत बड़ी लग रही है लेकिन बड़ी नहीं है, यदि ऐसा कहीं मिल जाए और अधिकतम पूछे तो उसमें हम मस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मस। समझ गए? अधिकतम संख्या के लिए हम क्या निकालेंगे? अधिकतम संख्या के लिए हम मस निकालेंगे। ठीक है ना? चलो लिखेंगे यहां पर प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार लिखेंगे। प्रश्न के अनुसार अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात करने के लिए एचसीएफ निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एचसीएफ निकालना होगा। चलो एचसीएफ निकालना होगा, यानी अधिकतम स्तंभ संख्या ज्ञात करने के लिए एचसीएफ निकालना होगा। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। वही विधि लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो लिखेंगे यहाँ पर 616 व 32 पर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? चलिए देखिए 616 व 32 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले 32 क्या है? 32 छोटा है और 616 क्या है? बड़ा है। ठीक है ना? इसको हम भाग विधि से भी लगा सकते हैं या इसको हम जो गुणनखंड विधि था उसके हिसाब से भी लगा सकते हैं। ठीक है कि नहीं? चलिए देखते हैं। तो जो बड़ा होता है वो हमारा भाज्य होता है और जो छोटा होता है वो हमारा भाजक होता है। क्या होता है? भाजक होता है। तो भाज्य को हम पहले लिखेंगे 616 बराबर, है कि नहीं? अब 32 का कितनी बार गुणा करें कि 616 आ जाए और शेषफल 0 हो जाए। ठीक है ना? है कि नहीं? तो चलिए आइए देखते हैं। 32 में हम 32 में यदि 8 का गुणा करें तो 8 दूना के 16, 8 3 के 24, 24 से एक कम पड़ जाएगा। ठीक है? है कि नहीं? अच्छा गुणा करके देख लेते हैं। 8 दूना के 16, 8 3 24 से 25, कितना आया? 256 आया। 256 आया। लगभग ये होगा कि आपका जाएगा 8 3 के 24 नहीं तो कम से कम 20 उस बार एक इस बार जाएगा। देखते हैं 32 में 20 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 0 0 गुणे, फिर 2 दूना के 4, 2 3 6, 0 4, 640 आ गया। कितना आ गया? 640 आ गया। तो इसका मतलब 19 बार जाएगा। तो 32 में 19 का गुणा करेंगे, है कि नहीं? या इसमें आप घटा दीजिए। क्या घटाएंगे? 32 घटा दीजिए इसमें से, तो आपका यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 6 होगा। 600 कितना होगा? 608 हो जाएगा। तो गुणा करके देख लेते हैं तो हो जाएगा 9 दूना के 18, 9 3 27, 1 28 और ये 32 हो जाएगा आपका। तो 8 हो जाएगा, 0 6, 608 आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? भाजक हमारा कितना है? 32 है। तो 32 गुणे भागफल कितना आएगा हमारा? भागफल कितना आएगा? 19 आएगा। कितना आएगा? 19 प्लस शेषफल कितना आएगा हमारा? शेषफल कितना आएगा? 608 हो गया ना? 608 हो गया तो 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है कि नहीं? अब लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्योंकि शेषफल
8 नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 8, यहाँ से देखो शेषफल 8 नॉट इक्वल टू 0, तो 32 व 8 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, ठीक है। अब इसका हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। चलिए बड़ा क्या है 32 है, तो 32 लिखेंगे बराबर भाजक क्या 8 है, तो कितने में जाएगा 8 चौका 32 प्लस शेषफल 0 आ गया। शेषफल क्या आया 0 आया। किस पर शेषफल 0 आया 8 पर 0 आया। समझ गए कि नहीं। तो हम लिख सकते हैं अतः 616 व 32 का HCF कितना होगा 8 होगा। कितना होगा 8 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी 8। तो लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। कितनी होगी 8 होगी। ठीक ना। इस तरह करके हम आराम सवाल लगा सकते हैं। ठीक ना। बस बेटा।